Hello everyone, welcome to the SciFly Chemistry channel. So in this session, we are going to discuss SET 2020 क्वेश्चन पेपर. सो महाराष्ट्र सेट एग्जाम जो दिसंबर 2020 में हुई थी, मतलब रिसेंटली लास्ट ईयर, उसका पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन. तो यहाँ आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहे होंगे ये कुछ क्वेश्चंस हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ इनऑर्गेनिक पार्ट. तो जो क्वेश्चन पेपर था उसमें पहले इनऑर्गेनिक पार्ट दिया था, बाद में ऑर्गेनिक एंड फिजिकल के क्वेश्चंस थे. तो हम सीक्वेंशियली ही ले रहे हैं. जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले SciFly केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करो. ऐसे ही आपके लिए यूजफुल वीडियोस हम आगे लाने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन रखना, ठीक है. इसके पहले अगर आपने सेट सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है, एनालिसिस एंड सिलेबस, तो वो वीडियो भी ज़रूर देखना. उसमें हमने पूरा सिलेबस, कौन से टॉपिक के ऊपर कितने क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ये पूरा एनालिसिस करके वो वीडियो बनाया है. वो एक बार आप ज़रूर रेफर कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. द बॉन्ड लेंथ ऑफ टेट्राक्लोराइड्स ऑफ फॉलोइंग ग्रुप 4, ये रोमन 4 मतलब ग्रुप 14 एलिमेंट follows the order. So SiCl4, CCl4, GeCl4. So all these element they belong to group 14. तो ग्रुप 14 के ये सारे एलिमेंट है. कार्बन यहाँ पर है, सिलिकॉन यहाँ पर है, जर्मेनियम यहाँ पर है. अब इन सब सेंट्रल एटम ने क्या किया है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड तैयार किया है. और आपको ये पूछा है कि बॉन्ड डिस्टेंस किसका सबसे ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा है. सो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? बॉन्ड लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्ड फॉर्मिंग एटम, ये होती है बॉन्ड लेंथ. अब जैसे जैसे एटम की साइज इंक्रीज होती है, वैसे वैसे दो एटम के बीच का डिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगा, राइट. सो कार्बन अगर इतना है तो सिलिकॉन इतना होगा और जर्मेनियम उससे बड़ा होगा. सो एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू बॉन्ड फॉर्मिंग एटम also increases. यहाँ क्लोरीन तो कांस्टेंट है, so we will compare the size of carbon, silicon, germanium. Since germanium is having largest size, GeCl, this bond length will be highest. कहाँ पर है ये? GeCl4, उससे कम है SiCl4, उससे कम है CCl4. So option C is the correct answer. Now let us discuss question number 2. Which is based on acid base concept. तो जो इनऑर्गेनिक में आप एसिड बेस थ्योरीज सीखते हो, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. इन द रिएक्शन NH2 molecule react with Cl minus anion and form this complex. Water molecule react with Mg2 plus cation and form this complex. Water का रोल क्या है ये पूछा है. Water is acid और water is base. In reaction 1, if you observe carefully, Cl minus is donating its negative charge to water molecule and this negative charge is present all over this complex. So Cl minus ने क्या किया है, नेगेटिव चार्ज डोनेट किया. एंड नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, राइट. सो Cl माइनस यहाँ पे हो गया है बेस. अगर Cl माइनस बेस है तो ये वाटर, N वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एसिड हो गए. अंडरस्टूड एवरीवन? नेक्स्ट देखो क्या है, Mg2+. We have definition of acid. Acids are those substances which are electron deficient or which can releases H+ cation. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो, उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं. सो Mg2+ is cation and we know cations are electron deficient, anions are electron rich. So this Mg2+ is electron deficient, तो ये क्या हो गया, एसिड हो गया. अगर Mg2+ एसिड है तो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने वाले ये 6 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, बेस हो गए. सो दीज आर बेसिक इन नेचर. सो दिस फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल इज एसिड, सेकंड वन इज बेस. सो इट इज एसिड इन रिएक्शन 1, बेस इन रिएक्शन 2. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, क्वेश्चन 2 का आ गया हमारा ऑप्शन बी. नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 3, 4. सो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रिंटिंग के समय उन्होंने कुछ ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि आपके 2 ऑप्शन करेक्ट आने वाले हैं. सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3. बहुत सिंपल है, आप पहले ट्राई करो, फिर मैं इसका आंसर बताती हूँ. इसके 2 ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं, मैंने हिंट पहले ही बता दिया आपको. क्वेश्चन नंबर 4 में एक्सप्लेन करूंगी, इसमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की जरूरत है, वो मैं सॉल्व करके दूंगी.
सो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा सिंपल है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट शुड बी सेम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट में आपको ऐड करने हैं एटॉमिक नंबर। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया है सो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन 8, 6 + 8 इज इक्वल टू 14। सो 14 इज टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमें ये देखना है ऑप्शन में जो कंपाउंड दिए हैं किस किस का टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14 है। सो लेट अस ऐड एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन 7 + 7 14। सो ये दोनों हो गए आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ऑक्सीजन देखो 8 + 8 16 है। NO देखो 7 + 8 कितने हो गए, ये 15 हो गया। सो दीज टू आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। CN- देखो कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, निगेटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन, अगर आप इन्हें ऐड करते हो सो दिस विल बी अगेन 14। So these two N2 and CN- are isoelectronic with carbon monoxide। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो A and D दोनों भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम आयोडाइड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तो अगर हम देखें लिथियम फ्लोराइड को डिसॉल्व करना है वाटर में, लिथियम आयोडाइड को डिसॉल्व करना है वाटर में, कौन जल्दी सोल्यूबल होगा, किसकी सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है। तो जब भी आपको लिथियम हैलाइड का क्वेश्चन आता है, लिथियम हैलाइड, तो उसमें लैटिस एनर्जी के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। सो लेट अस एक्सप्लेन द लैटिस एनर्जी फैक्टर ऑफ LiF एंड LiI। पहले बात मैं आपको बताती हूँ कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। व्हाट इज द लैटिस एनर्जी। अगर कैटायन एंड अनायन ने आयोनिक बॉन्ड तैयार किया है तो वो बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। अगर बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है मतलब वो लैटिस ज़्यादा स्ट्रांग है। उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी। सो लैटिस एनर्जी इज हाई व्हेन बॉन्ड बिटवीन कैटायन एंड अनायन इज स्ट्रांग, ठीक है। अब अगर आप कंसिडर करते हो लिथियम फ्लोराइड Li+F- एंड लिथियम आयोडाइड, लैटिस एनर्जी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और साइज। रेडियस जितनी कम है उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। तो यहाँ आप कंपेयर करो, F- की रेडियस कम है, रेडियस ऑफ बोथ कैटायन एंड अनायन, कैटायन भी हमें स्मॉल चाहिए, अनायन भी स्मॉल चाहिए, तब लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। सो लिथियम तो कांस्टेंट है, यहाँ पर भी लिथियम है, यहाँ पर भी लिथियम है, बट फर्स्ट केस में फ्लोरीन है जिसकी साइज कम है। सो LiF lattice energy of LiF will be greater than LiI, ठीक है। अब देखो लिथियम फ्लोराइड अगर उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, अगर उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लग रही है, सो दैट विल बी नॉट इजीली सोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब होता है, सोल्यूबल का मतलब होता है लिथियम प्लस एंड F- सेपरेट होना, बट लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी तो ज़्यादा है। So this lithium plus and F- will not be easily soluble, ठीक है। अब वो easily soluble नहीं है मतलब उनकी solubility क्या है, कम है। लिथियम आयोडाइड की लैटिस एनर्जी कम है मतलब वो easily ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो वो soluble जल्दी हो जाता है। अब और एडवांस में मैं थोड़ा बताऊंगी, बट आंसर आपको समझ में आ गया। आंसर क्या है, लिथियम आयोडाइड इज मोर सोल्यूबल देन लिथियम फ्लोराइड। अब हम आते हैं थोड़े एडवांस पार्ट के ऊपर। लेट अस कंपेयर लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। सो वी विल कंपेयर लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। सो देखो अगर लिथियम फ्लोराइड की बात की जाए तो लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, हमें पता है, ठीक है, लैटिस एनर्जी उसकी ज़्यादा है। लिथियम फ्लोराइड लैटिस एनर्जी इज हाई, हम कंपेयर कर रहे हैं लिथियम आयोडाइड के साथ। अब मुझे बताओ हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि वो लिथियम प्लस कैटायन जब वाटर से सराउंड होगा, ये F- अनायन जब वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होगा तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जिसे बोला जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो कैटायन एंड अनायन के सराउंडिंग में जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और हम ये बोलेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ LiF इज मोर। अगर इस लिथियम फ्लोराइड को वाटर में सोल्यूबल होना है ना,
तो लिथियम प्लस के सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आने चाहिए, F माइनस के सराउंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल आने चाहिए। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, और इसी को हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी हाई। सो टू solubilize some compound or to dissolve some compound, its hydration energy should be high. पर्टिकुलर कंपाउंड तभी इजीली सोल्यूबल हो सकता है जब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है, लिथियम आयोडाइड ज्यादा सोल्यूबल है, मतलब लिथियम आयोडाइड की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आना चाहिए था। बट एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस जितनी स्मॉल है उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। ठीक है, सो इन दोनों कंपाउंड में फिर से हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम फ्लोराइड विल बी हाई। अब यहाँ आती है कंट्रोवर्सी कि लिथियम फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लिथियम आयोडाइड से, तो ये ज्यादा सोल्यूबल होना चाहिए था। बट लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी ये ज्यादा है, लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है और उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी लगती है। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट में कुछ कंक्लूजन निकालना होगा इस एक्सप्लेनेशन से, तो आप क्या बोलोगे, देखो लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी भी ज्यादा है, यानी कि उसका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। लिथियम फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है, मतलब उसके सराउंडिंग में तो जल्दी वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो ये सोल्यूबल होना चाहिए था। बट द केस इज दैट लैटिस एनर्जी is very much greater than hydration energy in case of lithium fluoride। तो लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा है अगर आप कंपेयर करोगे हाइड्रेशन एनर्जी से। तो हाइड्रेशन तो तब होगा ना जब लैटिस ब्रेक होगा, बट लिथियम फ्लोराइड का तो लैटिस ही नहीं ब्रेक हो रहा। ठीक है, इसीलिए लिथियम फ्लोराइड क्या होता है, कम सोल्यूबल होता है एज कंपेयर टू लिथियम आयोडाइड। एंड ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सो नोट डाउन कर लो आप ये एक बार। So let us discuss now this next question. So see question number 5. The hydrogen bond strength in OH with hydrogen bond oxygen. OH again hydrogen bond is formed with chlorine. OH hydrogen bonded with nitrogen. So always remember when hydrogen is attached to two electronegative atom or when hydrogen is between two electronegative atom in which hydrogen is attached with covalent bond with one atom and hydrogen is attached through the hydrogen bond with another atom। ऐसे केस में हाइड्रोजन के साथ जो भी एटम है वो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गए उतना वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन कैरीज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एंड दिस ऑक्सीजन विल कैरी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, राइट? Again, this oxygen carries delta negative charge. So hydrogen is between two electronegative atom. Here also chlorine delta negative, nitrogen delta negative. अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जिस भी एटम को अटैच है ना वो कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। यू नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू फॉर ऑक्सीजन इट इज 3.5, fluorine is 4, fluorine is highest and oxygen is having electronegativity of 3.5. Then nitrogen is having electronegativity value 3, chlorine is having electronegativity less than 3, it may be 2.9 or something. So you can have now the order of hydrogen bond strength. तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ इस ऑक्सीजन के केस में होगी, उसके बाद नाइट्रोजन के केस में, उसके बाद क्लोरीन के केस में। सो 1 3 2 1 3 and 2 1 3 and 2 दिस शुड बी द करेक्ट आंसर।
ठीक है, समझ में आ रहा है सबको हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ? तो इतना इजी क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पूछा गया था। नेक्स्ट देखो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक NiCN4 पहले ही उन्होंने बता दिया कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, एंड पैरामैग्नेटिक NiCl4 सो ऑलवेज रिमेंबर दिस डायमैग्नेटिक NiCN4। अब निकेल इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, क्योंकि 4 साइनाइड है -4, ओवरऑल चार्ज -2 है, सो +2 -4 इज इक्वल टू -2। निकेल D8 और जब भी D8 का आयन डायमैग्नेटिक होता है, आई एम टेलिंग यू द हिंट, जब भी D8 आयन डायमैग्नेटिक होता है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो वो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर, वो ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। अब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह डिटेल में कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। अब देखो यहाँ पे ये जो निकेल है ना NiCl4 यहाँ पे भी 4 क्लोरीन है -4, निकेल +2, सो अगेन निकेल +2 मतलब D8, बट उन्होंने दिया है पैरामैग्नेटिक, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पैरामैग्नेटिक है, सो व्हेनेवर D8 इज पैरामैग्नेटिक द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज tetrahedral geometry. So note down these two things. And for square planar complexes where the ligand is a strong field ligand, cyanide is a strong field ligand, hybridization होता है DsP2, coordination number 4 है, so 4 orbital should be included in hybridization, ठीक है। यहाँ पे देखो tetrahedral के केस में hybridization is sp3 hybridization, ठीक है। सो फर्स्ट इज DsP2 एंड सेकंड इज sp3, DsP2 एंड sp3, सो B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है, d ऑर्बिटल इनर लेना है या आउटर लेना है, कैसे डिसाइड किया जाता है, स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, तो ये बात मैं अभी आपको बता देती हूँ कि स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कैसे डिसाइड करना है आपको, ठीक है। सो देखो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, चाहे वो स्क्वायर प्लेनर हो या फिर टेट्राहेड्रल हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। अब देखो मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लिगैंड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लिगैंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड मेटल इज प्रेजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 से ज्यादा होना चाहिए, लिगैंड शुड बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो ऐसे केस में जो प्रीफर्ड ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कौन से केस में फेवरेबल होती है, व्हेन मेटल इज इन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं और +1 है, 0 और ज्यादा से ज्यादा +1, एंड व्हेन लिगैंड्स आर वीक लिगैंड देन द प्रीफर्ड ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे आप देखो NiCN4 2- where this cyanide is a strong field ligand and nickel is present in +2, तभी ये क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर हुआ, समझ। और यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप टेट्राहेड्रल टाइप कॉम्प्लेक्स। अब देखो मेटल सपोज आपने निकेल लिया है और लिगैंड कार्बोनिल है, 4 कार्बोनिल है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। नाउ निकेल इज हैविंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स दिस कैटेगरी इज फुलफिल्ड, राइट। अब लिगैंड स्ट्रॉन्ग है, बट ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है ना, इसका रीजन क्या है, मेटल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। पहले हम क्या क्राइटेरिया देखेंगे, मेटल +2 में है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल्ड है तो वो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर होगा। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल्ड नहीं है तो वो टेट्राहेड्रल होगा। अनदर हिंट फॉर यू, अनदर हिंट, D8 के जो भी हाइयर मेटल होते हैं, निकेल के नीचे कौन कौन है, पैलाडियम, प्लैटिनम, सो दे ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सो पैलाडियम एंड प्लैटिनम they always prefer to form square planar geometry rather than tetrahedral geometry.
दीज आर हाइयर ट्रांजिशन एलिमेंट, सो नोट डाउन दिस पॉइंट। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के सारे कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसे होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है सारी चीजें? ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट अबव क्वेश्चन, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब आप ट्राई करो, इसके ऑप्शन देने की कोई जरूरत है ही नहीं, अब वैसे भी आप नाम लिख सकते हो। सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। सो ये हो गया है सबका। सो हाउ डू वी राइट द nomenclature ऑफ coordination compound? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम्स ऑफ लिगैंड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे लिगैंड कौन कौन से दिए हैं, ब्रोमीन यानी कि ब्रोमो, और इसी को ब्रोमिडो ऐसा भी बोला जाता है, ब्रोमो और ब्रोमिडो। देन मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन। देन नेक्स्ट इज क्लोरो, एंड उसके बाद कौन है, अमाइन। अब इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लगाना है। सो फर्स्ट विल कम फर्स्ट, दिस अमाइन विल कम फर्स्ट, सो अमाइन। देन ए के बाद क्या आता है, बी, ब्रोमो, स्मॉल बी हुआ तो भी चलेगा। देन क्लोरो, देन मिथाइल अमाइन। सारे लिगैंड के नाम लिख के हो गए। अब इसके बाद हम लिखेंगे मेटल का नाम। मेटल कौन सा है, प्लैटिनम, और मेटल के ब्रैकेट में हम लिखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। सो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ प्लैटिनम? सी हियर, ब्रोमीन कैरीज -1 चार्ज, क्लोरीन कैरीज -1 चार्ज बिकॉज दे आर हैलोजन, their valency is 1. Amine, this is neutral ligand and methyl amine is also neutral ligand. Methyl amine कैसे ड्रॉ करते हो आप? These are 2 हाइड्रोजन and this is 1 मिथाइल। 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई और ये लोन पेयर के थ्रू डोनेट कर रहा है, तो ये भी न्यूट्रल लिगैंड हो गया। सो -1 0 -1 0 -2 हो गया, मेटल विल कैरी +2 चार्ज, क्योंकि ओवरऑल 0 है, ओवरऑल चार्ज कुछ भी है नहीं। सो यहाँ रोमन में आप 2 लिखोगे। दिस इज द परफेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, सो ये नोट डाउन करो, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Let us discuss now the next question. So these both questions are from inorganic spectroscopy. तो आप यहाँ read कर सकते हो. This is from EPR spectroscopy of copper compound, and this is again from EPR spectroscopy related to the G value, G parallel and G perpendicular. अब ज़्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी और कुछ एक इंफॉर्मेशन बता दूंगी जिसके बेसिस पे आप ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ EPR लाइन ऑब्जर्व्ड इन कॉपर बाइपिरिडीन बाय डाइक्लोराइड कॉम्प्लेक्स वेयर द I वैल्यू ऑफ कॉपर इज 3/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ EPR लाइन। So to calculate the number of EPR line, we have formula 2 multiplied by n multiplied by I plus 1, where this I is spin value of copper जो दी है 3 divided by 2, ये 2 as it is में लिखती हूँ। अब n का मतलब होता है कि कितने टाइप के आपके पास न्यूक्लियस है, कितने टाइप के न्यूक्लियस है जिनकी ये जो I वैल्यू है ये 3/2 है +1। तो आपके लिए मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। सो कॉपर दिया है, पिरिडिन कंटेन नाइट्रोजन। अब वो चाहे आप सिस ड्रॉ करो या फिर ट्रांस ड्रॉ करो, कितने टाइप के नाइट्रोजन आने वाले हैं देखो यहाँ पे। देर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन, देर आर 1 टाइप ऑफ नाइट्रोजन, देर आर 2 नाइट्रोजन विच आर ऑफ 1 टाइप। अब ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि दोनों का एनवायरमेंट सेम है, दोनों का एनवायरमेंट जो है वो सेम है। अब यहाँ पे एक क्लोरीन है, दोनों क्लोरीन सेम टाइप के हैं, दोनों नाइट्रोजन सेम टाइप के। अगर इसे आप ट्रांस भी ड्रॉ करते तो भी वो नाइट्रोजन सेम टाइप के आते। अब पूछा ये है कि कितने लाइंस मिलेंगे। अब लाइंस मिलने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि EPR एक्टिव न्यूक्लियस कौन से है। सो दिस कॉपर इज EPR एक्टिव, this copper is EPR active having I value 3/2. This nitrogen
का मास नंबर दिया नहीं है, मतलब वो नॉर्मल नाइट्रोजन है, दैट इज नाइट्रोजन 14, और नाइट्रोजन 14 की आई वैल्यू कितनी होती है? आई वैल्यू होती है इसकी 1, ठीक है। सो कॉपर इज हैविंग आई वैल्यू 3/2, नाइट्रोजन इज हैविंग आई वैल्यू 1। अब नाइट्रोजन कितने हैं? 2, तो यहाँ n की जगह पे 2 आएगा। कॉपर कितने हैं? 1 है, तो n की जगह पे 1 आएगा। अब टोटल फॉर्मूला कैसे लिखा जाए, ये फॉर्मूला सबको पता चला है। अब देखो, ये जो 2Na+1 है ना, ये जो 2Na+1 है, सपोज दिस इज फॉर कॉपर, सपोज दिस इज फॉर कॉपर। सो कॉपर 2 मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉपर है? 1, आई वैल्यू 3/2 + 1, इसका आंसर कितना आ गया? 4, ठीक है। अब इंडिविजुअल कॉपर के 4 लाइन से अगर हम यहाँ कंसिडर करेंगे, अगर हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं 2 नाइट्रोजन्स, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय n, मतलब कितने नाइट्रोजन है? 2 है। आई वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन इज 1 + 1, सो इट इज इक्वल टू 5। तो नाइट्रोजन के आ गए 5 लाइन। अब हमें क्या करना है? दोनों के लाइंस को मल्टीप्लाइड करना है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20। सो यू विल गॉट हियर टोटल 20 लाइन्स। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार देख लो कैसे सॉल्व किया है। N इज EPR एक्टिव, नाइट्रोजन इज EPR एक्टिव, और वो डायरेक्टली अटैच्ड है EPR एक्टिव सेंटर को, ठीक है। सो कॉपर के लाइंस 4, 2 नाइट्रोजन के लाइंस 5, और उनका मल्टीप्लीकेशन आ गया 20। तो इस तरीके से ये EPR के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। नाइट्रोजन 14 है जिसकी आई वैल्यू 1 है। अगर नाइट्रोजन 15 दिया होता ना, तो इसकी आई वैल्यू 1/2 है, नाइट्रोजन 14 की 1 है, ठीक है। बस ये छोटी छोटी बातें हैं जो नोट डाउन करते जाओ, और हमें ये पता होने चाहिए। हाइड्रोजन की आई वैल्यू 1/2 है, ड्यूटेरियम की आई वैल्यू क्या है? 1 है, राइट। C13 कार्बन 13, उसकी आई वैल्यू क्या है? 1/2 है, राइट। सो लेट अस रीड द सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन ना ये इंफॉर्मेशन बेसिस पे है, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बस ये थोड़े थ्योरी पार्ट आपको पता होना चाहिए। सो लेट अस डिस्कस द थ्योरी पार्ट। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आप लेते हो ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स, सो और उसे ओरिएंट करते हो अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, उसे आप फील्ड प्रोवाइड करते हो। EPR स्पेक्ट्रम लेना है तो आपको फील्ड तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, राइट। अब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके अलोंग जो G वैल्यू होती है ना, वो डिफरेंट होती है, GX, GY, GZ। सो 3 एक्सिस के अलोंग 3 टाइप की G वैल्यूज होती हैं। अब कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें ये तीनों के तीनों G वैल्यूज जो है ये सिमिलर आती है, और उन कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है आइसोट्रोपिक। दे आर आइसोट्रोपिक कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 G वैल्यूज सेम है और ये GZ जो है ना ये डिफरेंट है। सो दिस इज 1 टाइप ऑफ G वैल्यू एंड दिस इज अनदर टाइप ऑफ G वैल्यू। सो टोटल 2 टाइप के G वैल्यूज आपको मिले, और ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाता है एक्सियल। ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा एक्सियल कंपाउंड्स, ठीक है। अब कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिनमें तीनों के तीनों भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं करते हैं, और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है रोम्बिक। ये होते हैं रोम्बिक टाइप के कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में आपको 2 टाइप की G वैल्यूज दी है, ठीक है। 1 इज G पैरेलल 2.35, अनदर इज G परपेंडिकुलर 2.06। सो 2 टाइप की G वैल्यू आपको कहाँ पे मिली है? 2 टाइप की G वैल्यू, ये GX इज इक्वल टू GY है ना, ये एक टाइप की है, ये GZ दूसरे टाइप की है। इन्हीं 2 टाइप को बोला जाता है G पैरेलल एंड G परपेंडिकुलर। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ G वैल्यू, और ये मिलता है आपको एक्सियल टाइप के कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो जब भी आपको 2 G वैल्यूज दिखे डिफरेंट, सो वो कॉम्प्लेक्स होता है एक्सियल टाइप का। अगर सारे सेम है देन आइसोट्रोपिक, अगर सारे डिफरेंट है देन इट इज रोम्बिक। डायमैग्नेटिक का यहाँ पे कुछ भी रिलेशन नहीं है। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म ये तो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे निकालेंगे, G वैल्यू के बेसिस पे यहाँ पे उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज एक्सियल सिमेट्री। सो नोट इट डाउन, वी विल सॉल्व आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। Now
Let us discuss about these two questions. The stretching frequency of CO, Cn minus NO order, मतलब इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और किसकी कम होगी. सो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पे इनकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, सो यहाँ पे ध्यान दो सब लोग. CO इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है. Cn माइनस इसकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 3 है. NO इज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2.5. सो हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी. सो दो एटम के बीच में जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा. ट्रिपल बॉन्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी. अब आप देख सकते हो कि CO Cn माइनस की बॉन्ड ऑर्डर जो है दैट इज ग्रेटर देन NO. तो ये तो फिक्स हो गया कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO Cn माइनस इनकी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू NO की सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी क्योंकि उसकी बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है. नाउ लेट अस कंपेयर इन बिटवीन Cn माइनस एंड CO. सो दोनों की बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बट आपने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वैल्यूज देखे होंगे, सो CO अगर फ्री है तो इसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, राइट. इसकी होती है अराउंड 2143 सेंटीमीटर इनवर्स. और ये जो साइनाइड है ना, साइनाइड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अराउंड 2250 सेंटीमीटर इनवर्स होती है. यस और नो? यस. सो इन बिटवीन दीज टू cyanide is having more stretching frequency than CO than NO. Now why this happens? So you know carbon monoxide is having exceptional molecular orbital diagram. तो अब अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हो p ऑर्बिटल की उसकी मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, देखो p ऑर्बिटल की डायग्राम है ना, ये Cn माइनस के लिए भी ऐसे ही आएगी और CO के लिए भी ऐसे ही आएगी. बट CO के केस में क्या होगा, ये जो सबसे ऊपर का ऑर्बिटल है ना, दिस इज नॉन बॉन्डिंग, दिस इज हैविंग स्लाइटली नॉन बॉन्डिंग नेचर. ठीक है, बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबल होते हैं, नॉन बॉन्डिंग उसके ऊपर होते हैं, एंटी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा अनस्टेबल होते हैं. तो सबसे ऊपर का ऑर्बिटल इसके पास नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर आ जाता है. नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर आना यानी कि वो क्या होने लगता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाने लगता है. एंटी बॉन्डिंग उससे ज्यादा अनस्टेबल है. अब Cn माइनस में अगर आप देखो तो ये सारे के सारे परफेक्टली बॉन्डिंग है, तो वो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. CO में वैसी बात नहीं है. CO में क्या होता है, द मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज सिचुएटेड ऑन कार्बन. अब देखो कार्बन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है. These 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन के ऊपर ये 2 लोन पेयर है. अब क्या होता है, ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ही रहते हैं, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. थ्रू दिस 2 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ मेटल. तो इस तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार होता है. और CO के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड है ऐसा आप बोलते हो ना, वो बॉन्ड होता है ड्यू टू डोनेशन ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन टू कार्बन. तो ये थर्ड बॉन्ड ये कोवेलेंट नहीं है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है. कौन सा है, कोऑर्डिनेट. इसलिए तो वीक होता है. अगर बॉन्ड ऑर्डर कम है, अगर बॉन्ड वीक है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी. इसीलिए CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम है एज कंपेयर टू Cn एंड दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. नेक्स्ट क्या है देखो, द ओनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दैट ऑकर्स इन कॉपर 2+ इज. अब ये आ गया है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टर्म, सिंबल, ऑर्गल डायग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन. अगर आपको ऑर्गल डायग्राम याद नहीं है या फिर आपने अभी तक वो स्टडी नहीं किए हैं, तब भी डरने की जरूरत नहीं है. आई विल गिव यू अ ट्रिक टू फाइंड दिस ट्रांजिशन और आई विल एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशंस. ठीक है, सो ये जो ट्रांजिशंस दिए है ना उन्होंने, कौन से टर्म सिंबल में ट्रांजिशन पॉसिबल है, और वही एक ट्रांजिशन पॉसिबल है. सो सी हियर कॉपर 2+. अगर आप देखते हो कॉपर 2+, अब मैं ऑर्गल डायग्राम के डीप में कुछ नहीं जाऊंगी, हम यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिन्होंने वो ऑर्गल डायग्राम स्टडी नहीं की है उनको भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए. सो सी हियर
copper 2 plus is having D9 electronic configuration and the only electronic transition that occurs in copper 2 plus, ऐसा बोला है. So just 1 second, I will check the question. Yes, so this is the tetrahedral complex. यहाँ पे एक वर्ड लिखना भूल गई, tetrahedral. So just draw the electronic diagram. ऑर्बिटल ड्रॉ करो टेट्राहेड्रल के. दिस इज EG ऑर्बिटल, दिस इज T2G ऑर्बिटल. ठीक है, दिस इज E ऑर्बिटल, दिस इज T2 ऑर्बिटल. हम G सिंबल नहीं लिखते हैं. G सिंबल नहीं लिखते हैं तो इस ट्रांजिशन में जहां पर भी G सिंबल है वो सारे के सारे कैंसिल हो गए. A एंड C ऑप्शन कैंसिल हो गए क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में हम G लिखते ही नहीं है. अब बाकी है ऑप्शन B एंड D. ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल है. अब देखो यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन फिल करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो अनसिमेट्रिकली फील्ड कौन सा ऑर्बिटल है, T2 ऑर्बिटल. ठीक है, अनसिमेट्रिकली फील्ड है T2 ऑर्बिटल. सो ट्रांजिशन हमेशा इस T2 से होगा. सो T2 विल बी ग्राउंड, दिस T2 विल बी ग्राउंड, दिस विल बी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल और इसे बोला जाता है मूलिकन सिंबल. Why T2 is in a ground state? Because it is unsymmetrically filled. लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें गया है. अब जब भी आपके पास T2 टाइप का, जब भी आपके पास ये T2 आता है ना ग्राउंड टर्म सिंबल, एक बात याद रखो, यू आर हैविंग D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. इसमें से D1, D4, D6 एंड D9, इन चारों का ग्राउंड टर्म सिंबल है ना, इन चारों का ग्राउंड टर्म सिंबल वो D टाइप का होता है. ठीक है, अब और ये D टाइप का जो ग्राउंड टर्म सिंबल है ये आगे जाके स्प्लिट होता है T2 एंड E में. ठीक है, अब यहाँ पे D9 है. D9 का ग्राउंड सिंबल होगा, ग्राउंड टर्म सिंबल होगा D टाइप का और ये D स्प्लिट होता है T2 एंड E में. अब हमें ये तो पता चला कि T2 नीचे आता है तो ऊपर कौन आएगा, E आएगा. सो दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल फ्रॉम T2 टू E. ट्रांजिशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ D9 कॉपर 2 प्लस आयन. अब इन बाकी के केस में क्या है, ये जो D2, D3, D7, D8 इनका ग्राउंड टर्म सिंबल F टाइप का आता है और F स्प्लिट होता है T2, A2, T1, T2, T1, A2 इन तीनों में स्प्लिट होता है. अब आगे जाके हम डिटेल में जब ग्राउंड टर्म सिंबल, मूलिकन टर्म सिंबल सीखेंगे तब मैं सारी बातें एक्सप्लेन करूंगी. अब जितना बताया है उतना आप याद रखो. ठीक है, सो इस एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा है कि अगर D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो D टाइप का ग्राउंड टर्म सिंबल आएगा. D स्प्लिट होता है T2 एंड E में. इसमें से नीचे कौन सा है, कम एनर्जी वाला कौन सा है, तो जिस भी ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन T2 में गया है तो इन दोनों में से T2 ग्राउंड स्टेट हो गया और ये एक्साइटेड हो गया. तो ट्रांजिशन कौन सी पॉसिबल है, T2 से E में. और ये ऐसा लिखा जाता है T2 से E में इलेक्ट्रॉन जा रहा है. ट्रांजिशन इज हैपनिंग फ्रॉम T2 टू E, ये ऐसा लिखा जाता है. ठीक है, सो वेयर इज T2 टू E, B इज द करेक्ट आंसर. हियर B इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये दो ऑप्शन कैसे कैंसिल हो गए ये मैंने आपको बताया था. राइट, ओके, सो नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स. Now let us solve these two examples. So the first example is the correct order of magnetic moment of lanthanoid 3 plus ion Ln3 plus Gd3 plus Ce3 plus. So इसके लिए important है कि आपको सीक्वेंस मालूम होना चाहिए.
लैंथेनॉइड में जो भी एलिमेंट है उनका सीक्वेंस क्या है, राइट. सो लेट अस राइट डाउन फर्स्ट लैंथेनॉइड एलिमेंट. इट स्टार्ट्स विथ लैंथेनम, देन इट इज सीरियम, देन इट इज Pr, प्रोमिथियम, Nd, Pm, and the last is ल्यूटेटियम. अब क्या होता है, when these element are present in 3+ oxidation state, ये सारे के सारे जब 3+ oxidation state में होते हैं, so this is 3+, all are 3+, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है देखो. इट इज F0, इट इज F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. तो हमें ज़रूरत है अभी इसकी लैंथेनम 3+, और है GD3+, ये होगा, और चाहिए हमें सीरियम 3+, इन तीनों की ज़रूरत है. सो लैंथेनम 3+ के f ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, GD3+ के f ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, सीरियम 3+ के f ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सो अगर आपको पता है f ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर आप ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ करते हो 1 2 3 4 5 6 7, सो ऑल दीज 7 आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ये सारे के सारे अनपेयर्ड है. दिस इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड देयर आर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. वी नो the magnetic moment is directly proportional with number of unpaired electron. So GD3+ में अगर ज्यादा number of unpaired electron है, so magnetic moment GD3+ की सबसे ज्यादा आएगी. उसके बाद सीरियम 3+ जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और सबसे लास्ट लैंथेनम 3+ जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, so that will be diamagnetic. This will be the correct order. ऑर्डर क्या आने वाली है यहाँ पे, GD3+, then it is cerium 3+, then it is lanthanum 3+. This will be the correct order. The next question is, first absorption level of VF6 3- is observed at 14,800 centimeter inverse, 14800 centimeter inverse. The 10 dq value for complex is. अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, थोड़े आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, और स्प्लिटिंग कैसे होती है ये आपको मालूम होना जरूरी है. सो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल. तो ये आपने नोट. सो लेट अस डिस्कस नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 13. The first absorption level of vanadium F6 3- is observed at 14,800 centimeter inverse. The 10 dq value for this complex is. अब वैनाडियम में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वैनाडियम 3+, राइट, मीन्स इट इज D2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अब D2 ऑक्टाहेड्रल के लिए एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ. सो सी हियर, सबसे नीचे जो है वो होता है T1, यहाँ पे होता है T2, और यहाँ पे होता है A2. ठीक है. अब D2 यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबकी 3 होती है. ऑक्टाहेड्रल है तो हम यहाँ पे J लिख सकते हैं. फर्स्ट ट्रांजिशन होता है T1G से T2G में. दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन. अब इनके एनर्जीज क्या है मैं आपको बताती हूँ. A2 की एनर्जी हमेशा 12 होती है, 12 dq. अगर A2 ऊपर है तो वो +12 dq होगा, अगर A2 नीचे होगा तो वो -12 dq होता है. ठीक है. T1 की एनर्जी हमेशा 6 dq होती है. अब T1 नीचे है तो वो हो गया -6. ठीक है. T2 के लिए वेरिएबल होती है डिपेंडिंग अपॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी. तो यहाँ पे एनर्जी है 2 dq. सो अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है तो एनर्जी 2 होती है, ऊपर है इसलिए हमने प्लस साइन लिख दिया. अगर आपको सेपरेट इसके लिए वीडियो चाहिए कि कौन से लेवल की कितनी एनर्जी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम सेपरेट एक टर्म सिंबल का वीडियो बनाएंगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट ट्रांजिशन, सो दिस इज इनिशियल लेवल एंड दिस इज फाइनल लेवल. इनका अगर डिफरेंस निकालना है ना तो फाइनल माइनस इनिशियल लेना चाहिए. फाइनल माइनस इनिशियल, सो फाइनल इज
दिस 2, इनिशियल इज 6, फाइनल माइनस इनिशियल, ये डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कितना है? दिस इज 14,800 सेंटीमीटर इनवर्स। और ये किस में है? ये है DQ में, DQ में 2DQ 6DQ। सो 2 माइनस 6, 2 प्लस 6 कितना हो गया? 8DQ इज इक्वल टू 14800 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब 1DQ की वैल्यू निकालो वहां पे। 1DQ कितना हो गया? यहाँ पे लिखती हूँ मैं, 8DQ इज इक्वल टू 14800 सेंटीमीटर इनवर्स। सो 1DQ, 8 को यहाँ पे डिवाइड में ले लो, 8 1 जार 8, राइट। यहाँ पे कितने बाकी है? 6, 68 हो गए। 8 8 जार 64, फिर से 4 बाकी है, 5 एंड 0 सेंटीमीटर इनवर्स। ये 1DQ की वैल्यू है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है 10DQ की वैल्यू कितनी होगी? 1850, इसके ऊपर और 0 लगा दो, सो दिस विल बी वैल्यू ऑफ 10DQ 18,500। सो B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसे अगर और डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करना, हम एक सेपरेट वीडियो इसका बनाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योमेट्री ऑफ NSiH3 थ्राइस विल बी। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि NH3 की ज्योमेट्री होती है पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। NH3 अगर नॉर्मल है तो उसकी ज्योमेट्री जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन्स होते हैं और यहाँ पे लोन पेयर है। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल पिरामिडल। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइगोनल पिरामिडल। इस टाइप के ज्योमेट्री को बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन की जगह पे सिलिकॉन है SiH3। अब मैं बाकी के सिलिकॉन बाद में ड्रॉ करती हूँ। यहाँ होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है ना, यहाँ पे है ना, वो बैक बॉन्ड तैयार कर सकती है विथ एम्प्टी d ऑर्बिटल विच इज प्रेजेंट ऑन सिलिकॉन। सिलिकॉन के ऊपर एम्प्टी d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स सारे एलिमेंट के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है। हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास भी d ऑर्बिटल नहीं होता है। फर्स्ट सेकंड पीरियड एलिमेंट दे आर नॉट हैविंग d ऑर्बिटल। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स d ऑर्बिटल आना स्टार्ट होता है। अब d ऑर्बिटल तो एम्प्टी है, सो नाइट्रोजन कैन फॉर्म बैक बॉन्ड, नाइट्रोजन कैन फॉर्म बैक बॉन्ड। और ये होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर सभी सिलिकॉन के पास आने लगा, कभी ये लोन पेयर यहाँ पे जाएगी, कभी ये यहाँ पे जाएगी, कभी ये यहाँ पे जाएगी, सो दिस विल लुक लाइक a trigonal planar geometry. This looks like a trigonal planar geometry due to back bonding from nitrogen lone pair towards the empty d orbital of silicon. So the correct option is trigonal planar. This is the correct option. ठीक है, understood everyone? So note it down. So let us solve this question which is based on lability of a complex. ठीक है, तो इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल है वो और कौन से लेबाइल है। so देखो, अगर D1 है, ऑक्टाहेड्रल है, D1 है तो ये लेबाइल है, D2 है तो ये लेबाइल है, बट D3 अगर है तो ये हाफ फील्ड कंप्लीट हो गया, राइट। सिमेट्रिकल फिलिंग है तो ये D3 होता है नॉन लेबाइल। फिर से अगर D4 है तो ये लेबाइल हो गया, ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, समझ रहे हो ना। सो अगर अनसिमेट्रिकल फीलिंग है तो वो लेबाइल है, अगर सिमेट्रिकल फीलिंग है तो वो क्या है, स्टेबल है, नॉन लेबाइल है। अगर आप D9 ड्रॉ करते हो, D9 में क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, दिस इज अनसिमेट्रिकली फील्ड, तो ये क्या है, फिर से लेबाइल है। अगर D10 है तो फिर से क्या हो गया, बट D10 की केस अलग है, वो हम बाद में देखेंगे। D10 इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिगैंड, ठीक है ना, D10 इंडिपेंडेंट ऑफ लिगैंड होता है, तो वो लिगैंड जो है वो एक्सचेंज हो सकते हैं फास्ट, क्योंकि मेटल और उस लिगैंड की ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहती है और इसलिए वो लेबाइल में कैलकुलेट किया जाता है D10। बाकी ये इंफॉर्मेशन आपको पता है कि D1 D2 है तो वो लेबाइल है, D3 स्टेबल है,
तो वो नॉन लेबाइल हो गया। अगर D6 आप लो स्पिन ड्रॉ करते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये भी क्या हो गया, नॉन लेबाइल हो गया, सिमेट्रिकल फीलिंग है। अब देखो क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ मीन्स D3 ऑक्टाहेड्रल, तो T2G Eg और ये 3 इलेक्ट्रॉन, सिमेट्रिकल फीलिंग है, सो दिस इज नॉन लेबाइल, नॉन लेबाइल। और वी कैन से इट इज इनर्ट, वी कैन से इट इज इनर्ट। अब देखो टिटेनियम 3+, टिटेनियम 3+ इज D1, तो यहाँ T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है, एक, ये तो सिमेट्रिकल नहीं है, तो ये हो गया लिबाइल, ये हो गया लिबाइल। फिर से वैनाडियम 3+, वैनाडियम 3+ मतलब ये आ गया D2, D2 मतलब फिर से ये क्या है, अनसिमेट्रिकल फीलिंग है, अनसिमेट्रिकल मतलब ये आ गया लेबाइल, ये भी हो गया लेबाइल। सो दिस इज लेबाइल एंड दिस इज लेबाइल। तो ऑप्शन आपको दिए है 1 and 2, 2 and 3, 2 and 3, सो दिस 2 and 3 ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ना वो है लेविस एसिडिक ऑर्डर। कंपाउंड दिए है BF3, BCl3 एंड AlCl3, इनकी लेविस एसिडिटी ऑर्डर आपको बतानी है। तो आपको ये तो पता है कि अगर हम बात करते हैं BF3, BCl3 एंड BBr3, इन तीनों में लेविस एसिडिक ऑर्डर ऐसे होती है, लेविस एसिडिटी ऑर्डर जो है वो ऐसे होती है। BF3 सबसे कम एसिडिक है क्योंकि ये बोरॉन का MTP ऑर्बिटल और ये फ्लोरीन का ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है, ये ओवरलैप हो सकते हैं क्योंकि इनकी साइज सिमिलर है। बोरॉन की जो लेविस एसिडिक कैरेक्टर होता है वो तो इस MTP ऑर्बिटल की वजह से है, और इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल की साइज सेम है। तो BF3 की एसिडिटी कम हो गई क्योंकि बोरॉन को जो इलेक्ट्रॉन की नीड थी वो सेटिस्फाई हो गई, राइट। तो BF3 सबसे कम एसिडिक है, उससे ज्यादा BCl3 क्योंकि क्लोरीन का ऑर्बिटल बड़ा है, वो बोरॉन के साथ ओवरलैप नहीं कर पाता है, राइट, और उससे ज्यादा एसिडिक BBr3। बट अगर इनको AlCl3 के साथ कंपेयर करना है तो अगेन एल्यूमिनियम इज फ्रॉम थर्ड पीरियड, इसके पास MTP तो है ही बट इसके पास MTD ऑर्बिटल भी है, MTD ऑर्बिटल भी है। सो दिस AlCl3 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, उसके बाद आएगा BCl3 और सबसे कम एसिडिक है BF3। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लेविस एसिडिटी, ठीक है। सो नोट डाउन दीज ऑल क्वेश्चंस। जो भी रिमेनिंग इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साइफ्लाई केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन रखो, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही वीडियोस हम लाएंगे और वो आपसे मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है। थैंक यू। सो नोट इट डाउन।